लिखो फॉर्म फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, RMS वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। आई बात समझ में? टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, यानी कि RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। ये क्या होता है फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्लियर है? फॉर फुल वेव रेक्टिफायर और फॉर अ साइन वेव। अपन देखें प्योर साइन वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का सेम रहता है। RMS वैल्यू क्या होगा इसके लिए? फॉर्म फैक्टर क्या होगा? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन V एवरेज। ठीक है, क्या होता है अपन देखे थे ना, RMS वैल्यू क्या होता है इसका? फुल वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू क्या होता है? ठीक है, Vm/√2। एवरेज वैल्यू क्या होता है? 2Vm बाई। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? Vm कटा, ठीक है, क्या आएगा? ये √2 हो जाएगा, ये √2 कट जाएगा, ये हो गया पाई बाई। आई बात समझ में? 1.11। ठीक है, फॉर्म फैक्टर साइन वेव का क्या होता है? 1.11। इसी वजह से पावर सिस्टम में जितने आपको जनरेटिंग वोल्टेजेस मिलेंगे, ट्रांसमिशन वोल्टेज या जनरेटिंग वोल्टेज, सब इसके मल्टीपल होते हैं। 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV। आई बात समझ में? 220 kV। अब आया समझ यही क्यों होता है? साइन वेव का जो RMS ये फॉर्म फैक्टर होता है वो ये होता है 1.11। तो ठीक है, इसी के वजह से ये सब इसके मल्टीपल्स होते हैं। कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई ये क्यों होता है, ये 33 क्यों होता है, 66 क्यों होता है, 60 kV कभी सुने हो क्या? ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? ये बोलना सर, प्योर साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। कैसे होता है? तो 1.11 का ही मल्टीपल्स होता है। क्लियर है? लिख लो इसको अपने भाषा में। ठीक है, गर्मित नहीं लग रहा है? ठंडी लग रहा है? इसका शायद रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है। कम स्पीड में चलाएंगे, फुल स्पीड में चलाओगे ना तो इसके हवा बाहर फेंक देगा। ठीक है, लिखो पीक फैक्टर। पीक, PEAK, पीक, पीक फैक्टर। It is the ratio of maximum value of the waveform to RMS value of the waveform. ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो फॉर साइन वेव क्या होगा, साइन वेव के लिए पीक फैक्टर क्या होगा, मैक्स वैल्यू कितना है वीएम, आरएमएस वैल्यू कितना है, ठीक है, एकदम याद रख लो दोनों का फॉर्मूला। आगे और आएगा रिपल फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सब भी, लेकिन अभी इसी की याद रखो, ठीक है। इसमें लिखना टू जस्टिफाई द शेप्स ऑफ वेव फॉर्म, to justify the shapes of waveform, form factor and peak factor are introduced. To justify the shapes of waveform, form factor and peak factor are introduced. ठीक है, फॉर्मूला एकदम याद रखना है। फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज, पीक फैक्टर यानी पीक वैल्यू ऊपर रहेगा, पीक अपॉन आरएमएस, ऐसे याद रखना, ठीक है। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर को हमेशा एक साथ बोलना, ठीक है। रिपल फैक्टर एसी कंटेंट अपॉन डीसी कंटेंट होता है, वो रेक्टिफायर में आता है। रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी कंटेंट अपॉन एसी कंटेंट इन आउटपुट अपॉन डीसी कंटेंट इन आउटपुट, ठीक है। फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज, पीक फैक्टर पीक अपॉन आरएमएस, दोनों में आरएमएस रहेगा, एक में न्यूमरेटर में रहेगा, एक तो डिनोमिनेटर में। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, AC source across various elements, AC source across various element। जल्दी जल्दी इसको थोड़ा बताऊंगा ना मैं। पहला इंडक्टर लिखना, पहला इंडक्टर, AC सोर्स अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। प्योर इंडक्टर है ना, प्योर इंडक्टर, प्योर नहीं रहता तो क्या रहता, इम्प्योर हाँ, थोड़ा सा उसको कॉइल बोलते हैं, है ना। अब IT क्या होगा, ये पढ़े हो, VT इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज LdI/dt। तो IT क्या होगा, IT इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 से T VT dt, ये तो मालूम है अपने को, पुट कर दो 1/L 0 से T, VT कितना है, Vm sin ओमेगा t dt है ना, d ओमेगा t नहीं है। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है, Vm तो बाहर रहेगा, Vm/L, साइन ओमेगा t का t के रेस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा भी बाहर आएगा, डिवीजन में आता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है ना, ठीक है। साइन ओमेगा t का dt के रेस्पेक्ट में करना है, d ओमेगा t के रेस्पेक्ट में करते तो नहीं आता बाहर, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन का होगा माइनस कॉस, फिर ओमेगा टी का भी तो होगा, ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा डिफरेंशिएशन होगा, है ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, ये क्या है, ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, Vm बाई ओमेगा एल क्या है, V बाई ओमेगा एल क्या है,
ओमेगा एल इज नथिंग बट एक्सएल, एक्सएल है ना, तो वी एम बाई एक्सएल क्या होगा, वी एम बाई एक्सएल क्या होगा, वोल्टेज बाई रिएक्टेंस क्या होगा, आई एम होगा। अरे वी बाई एक्सएल है ना, ये क्या होगा, करंट तो होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वी एम है, वी एम है ऊपर में, तो ये आई एम हो गया, आई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस में रहेगा ना, ठीक है, इतना क्लियर है। वीटी, वीटी क्या है आपका, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। आई टी क्या आया, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस, इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री साइन, है ना। माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है, यही एक्सप्रेशन होता है। ये कौन सा करंट है, आई एल है ना। अगर आप प्योर इंडक्टेंस में आप प्योर साइन वेव अप्लाई करते हो तो ये करंट मिलेगा। इससे अपने को क्या दिख रहा है, वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री में है तो करंट 90 डिग्री पीछे है, करंट 90 डिग्री पीछे दिख रहा है ना, तो उसको बना लो फेजर में। अगर ये आपका VT है या इसको बोल सकते हो VL है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, तो करंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा प्योर इंडक्टेंस में। क्लियर है। PT इज इक्वल टू VT इंटू IT लिखो। इंडक्टर का मैं ऐसे ही बना दिया, कैपेसिटेंस कब आप लोग बनाओगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है, कॉलेज का डेरिवेशन नहीं है ना, ठीक है, इतना। अब VT क्या है, VM, IT क्या है, IM, VM IM साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी मान लो, ठीक है। पावर एवरेज पावर का होगा VT इंटू IT, तो VT क्या है तुम्हारा VM साइन ओमेगा टी, IT क्या है IM कॉस ओमेगा टी, तो ये क्या है, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर वाला 2 अंदर घुस गया, नीचे वाला 2 नीचे आ गया, VM IM डिवाइडेड बाई 2, ऊपर वाला 2 वो हो गया साइन 2 ओमेगा टी। क्या है ये, PT है एक्चुअली ये, ठीक है। इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो, VM बाई √2 IM बाई √2 साइन 2 ओमेगा टी। वैसे एवरेज पावर 0 होता है, ठीक है, बस मैं तुमको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ करके लिख रहा हूँ। एवरेज पावर इसमें 0 होता है, वो कैसे होता है बता रहा हूँ। एवरेज पावर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटेंस में 0 होता है, प्योर रेजिस्टेंस बस में एवरेज पावर मिलता है मेरे को। क्यों, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एनर्जी, एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंडक्टर फर्स्ट हाफ साइकिल में, साइन वेव के फर्स्ट हाफ साइकिल में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को डिलीवर करेगा।
तो नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इंडक्टर इज 0। सेम विथ कैपेसिटेंस, ये लोग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना, एलिमेंट्स है ना, इस कारण प्योर एल रहा या प्योर सी रहा तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय दैट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। रेजिस्टेंस में होगा, बस रेजिस्टेंस में 0 नहीं होगा, VI cos phi होगा। क्लियर है? प्योर एल और सी रहेगा तो एवरेज पावर, नेट एवरेज पावर क्या आएगा? 0। मैं यहां तुमको कुछ और दिखाना चाहता हूं करके ये लिख रहा हूं। देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखो ये 2 है ना, ये दिखाना चाह रहा हूं। VT में क्या था? साइन 1 ओमेगा टी। IT में क्या आया? साइन 1 ओमेगा टी था, लेकिन यहां कितना दिखा? आई बात समझ में? अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी VT का 50 हर्ट्ज है तो PT का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डबल फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर FS में रहे, FV इज F एंड FP विल बी 2F, डबल फ्रीक्वेंसी। आया समझ? हमेशा याद रखना, पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में। वोल्टेज करंट का अगर ऐसा दिया है तो पावर क्या होगा? डबल फ्रीक्वेंसी होगा पावर का। क्लियर है? लिख लिए? अब इसको लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा, अब चूंकि 0 करना है ना, तो P एवरेज इज इक्वल टू, इसको लगाना VT इंटू IT, ये वाला VT IT यूज करना, ये वाला, ठीक है? तो VM IM साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90, इससे 0 आ जाएगा। इससे क्या आएगा? 0। है समझ? ये मेरे को खाली 2 दिखाना था करके लाया हूं, ठीक है? हमेशा डबल फ्रीक्वेंसी रहेगा, बना लो उसको। यानी वोल्टेज और करंट जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तो उतने में पावर अपना 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा वेव फॉर्म में। क्लियर है? डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ, 2 साइकिल अपना कंप्लीट करेगा और एम्पलीट्यूड पावर का ज्यादा रहेगा क्योंकि V इंटू आई है वो, तो उसका जो ऊपर पीक जाएगा ना वो भी ज्यादा रहेगा। पतला रहेगा ऊपर जाएगा, ठीक है? पतला इसका रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है? लिखो, पॉइंट लिखो। एवरेज पावर फॉर प्योर इंडक्टर इज ऑलवेज 0। Average power consumed for pure inductor and capacitor are always 0। ठीक है? लिखना during the positive half cycle of the power, during the positive half of the cycle, inductor takes energy from the source. Inductor takes energy from the source, and in negative half cycle of the power, and inductor takes energy from the source, and in negative half cycle of the power, inductor delivers energy to the source। इंडक्टर डिलीवर्स एनर्जी टू द सोर्स, ठीक है? क्लियर है? एक्रॉस कैपेसिटेंस लिखो, बनाओ। एक्रॉस कैपेसिटर का बनाओ जल्दी। ये लिख लिए? और ये लिखे हो ना डबल फ्रीक्वेंसी, भूलना मत इसको, काम का है, सवाल आता है। एवरेज पावर प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में 0 रहेगा क्योंकि वो जितना एनर्जी सेव करता है उतना डिलीवर कर देता है, तो नेट कंज्यूम पावर इज 0। रेजिस्टेंस रहेगा तो होगा कंज्यूम, और पावर का फ्रीक्वेंसी डबल होता है सोर्स से। जल्दी बनाओ कैपेसिटर का।
आई टी इज इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी टी बाई डी टी, यही होता है। तो आई टी आ जाएगा क्या, सी डी बाई डी टी ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका वो बना लो, फेजर बना लो, यही होगा ना ये। ठीक है, पीटी होगा वीटी आई टी। ठीक है, 90 डिग्री लीड करता है करंट। इसमें भी डबल फ्रीक्वेंसी रहता है ना। ठीक है, याद रखना डबल फ्रीक्वेंसी। अगर एफ वी 50 हर्ट्ज है तो एफ पावर कितना होगा, 100 हर्ट्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ना ये। ठीक है, रेजिस्टेंस में लिखो, रेजिस्टेंस का बनाओ। हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। इसी में रेजिस्टेंस डाल दो, लिख लिया सोनू। रेजिस्टेंस का बनाओ, बन गया, बढ़िया। आर, फिर वही आई टी इज इक्वल टू क्या होगा,
वी टी बाई आर, है ना, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई टी इज इक्वल टू आई टी आई एम साइन ओमेगा टी है, वी टी तुम्हारा क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। सेम फेज में दिख रहे हैं दोनों, वी टी एंड आई टी। बना दो, ये अगर आई टी है वी टी, ठीक है, वी टी ज़्यादा रहेगा ना, वी इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो वी टी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, सेम फेज में रहेंगे। क्लियर है? पी टी वी टी आई टी, वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू। वी आर एम एस, ठीक है। पी एवरेज आएगा पी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, ठीक है। आर एल पढ़ेंगे इसके बाद, वी एम आई एम साइन स्क्वायर होगा यार, साइन इंटू साइन है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, टू को रूट टू कर दिया, ये आया, ये वी आर एम एस आई आर एम एस आएगा। ठीक है, सभी में डबल फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब लिखो आर एल सर्किट, आर एल आर सी और आर एल आर सी। आर एल आर सी आर एल सी, ठीक है, टेबल में बनाते हैं इसको। ठीक है, तीन ठो कॉलम बना लो, तीनों कंपेयर करते हुए बना देंगे तो समझ भी आएगा। सीरीज है ना, आर एल सीरीज आर सी सीरीज आर एल सी सीरीज। क्लियर है? तीनों सर्किट बना लो।
सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, हो गया, लिख लिए? अब इक्वेशन लिखो। देखो सीरीज सर्किट है ना, सीरीज सर्किट में करंट तो दोनों एलिमेंट के अक्रॉस सेम रहेगा, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में करंट बढ़ता है। एकदम बेसिक फंडामेंटल याद रखना। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का सीरीज में KVL लगता है, पैरेलल में KCL लगता है, ठीक है। तो इक्वेशन बोलो क्या होगा, मेन वोल्टेज ये है तो मेन V इज इक्वल टू VR प्लस VL। क्लियर है? यहां क्या होगा, मेन V इज इक्वल टू VR प्लस, सीरीज है करके ना, अगर पैरेलल रहता तो IR प्लस IC लगता। यहां मेन V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस, क्लियर है इतना? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा दो, मेन करंट इंटू मेन इम्पीडेंस, R और L का इम्पीडेंस इज Z, VR को क्या लिखोगे, मेन करंट इंटू R एट एंगल 0 डिग्री प्लस I इंटू XL एट एन एंगल 90 डिग्री। वोल्टेज, ये वोल्टेज लिख रहे हो ना, VL लिख रहे हो ना, इंडक्टर में V लीड करता है कि लैग करता है? V आगे रहता है, V आगे रहता है ना इंडक्टर में, है ना, VL IL। तो आप ये जो लिख रहे हो ये VL लिख रहे हो तो 90 डिग्री प्लस रहेगा। आई बात समझ में? इसमें क्या लिखोगे, IZ इक्वल टू IR एंगल 0 प्लस IXC एट एन एंगल माइनस 90 डिग्री। करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है ना? तो वोल्टेज लिख रहे हो आप माइनस 90, क्लियर है इतना? IZ इज इक्वल टू IR प्लस XL माइनस XC। आया बात समझ में? एंगल 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है? देखो RLC में याद रखना, अगर XL डोमिनेट कर, L की वैल्यू डोमिनेट करती तो XL माइनस XC, अगर C की वैल्यू डोमिनेट करती तो XC माइनस XL। हमेशा जरूरी नहीं है XL माइनस XC रहे, क्लियर है? I कट गया, Z इज इक्वल टू R, 0 है तो कुछ नहीं लिखूंगा, R XL 90 डिग्री की जगह क्या लिख दूं, क्लियर है? माइनस 90 है, ठीक है, यहां पर भी मान लो 90 रहेगा, ठीक है। Z बताऊंगा क्यों रहेगा, R प्लस J क्लियर है इतना? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ऑल क्लियर तो नहीं है? सुनो, क्लियर है? कोई शक?
ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब देखो किधर बनाओ, नीचे ही बनाता हूँ। 3 ट्रायंगल बनाएंगे, क्या क्या? वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। क्या क्या ट्रायंगल बनाएंगे? वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। ये देखो वोल्टेज ट्रायंगल पहले, वी आर, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ना लिख के इसको ऐसा लिख सकता था थोड़ा, वी आर एट एंगल 0 डिग्री प्लस वी एल एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो वी आर 0 में है, वी एल कहाँ है? इन तीनों को फेजर सम कर रहा हूं, क्या आ रहा है? ठीक है, सेम ये तो वोल्टेज ट्रायंगल है। इंपीडेंस ट्रायंगल आर, जे एक्सएल के लिए जे यानी 90 डिग्री ऊपर, एक्सएल क्लियर है। इसी में मल्टीप्लाई कर दो, क्या? आई स्क्वायर, इसी में हाँ रुक दो, आई स्क्वायर आर, आई इसी में आई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई स्क्वायर आई स्क्वायर, ये क्या होगा तीनों? ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया Q, ये हो गया S। पावर ट्रायंगल क्लियर है। वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल क्लियर है। ठीक है, सेम इसका भी बना लो, आरसी का भी बना लो वैसी। आया ना समझ? आरसी का भी वैसी बना लो, तीनों ट्रायंगल। आरसी का वोल्टेज ट्रायंगल, वी आर। अब देखो देखो पूजा, वी आर ऐसा बनाया मैं, -90 डिग्री है ना, गुड। वी सी, ठीक है। इम्पीडेंस भी वैसी बनेगा, आर, ठीक है, -jXC है। ठीक है, आरएलसी के लिए बनाओ।
ठीक है, ये सब थीटा है ना, ये थीटा है बेटा ना, ये फाई है, ठीक है। उसमें भी वैसी बना लेना थीटा इसका। हाँ, जहाँ पर एक्सएल या एक्सी लिख रहे थे वहाँ एक्सएल माइनस एक्सी लिखो, जहाँ वी एल वी सी लिख रहे थे वहाँ वी एल माइनस वी सी। वी आर वी एल माइनस वी सी वी, और ठीक है, क्लियर है। क्लियर है इतना? अब एक काम करो, क्या क्या करना, तीनों मेरे पास जगह नहीं है, आप तीनों के नीचे क्या लिखना, v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू, ये देखो ऐसे लिखना, पहला वाला ना, इसके v इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, क्लियर है इतना, पी स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ लिखना, इसके बगल में लिखना टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला टेन थीटा इज इक्वल टू वी एल बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, वी एल बाई वी आर होगा। ये वाला टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा एक्सएल बाई आर होगा। ये वाला टेन फाई क्या होगा, किसी किसी में इसको थीटा दे देता है लेकिन ये फाई है, ठीक है। टेन फाई इज इक्वल टू क्यू एल बाई पी, ठीक है। इतना इधर भी लिख लो,
वही सब रहेगा, एज इट इज आएगा, है ना। इधर tan थीटा इज इक्वल टू वी सी बाई वी आर, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स सी बाई आर, माइनस एक्स सी रहेगा ना, tan फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू सी बाई आर, माइनस क्यों रहेगा, माइनस समझ रहे हो, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वार्स, रिएक्टिव पावर जो रहता है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। आर एल में पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लैगिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। इसमें पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लीडिंग में, तो रिएक्टिव पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, इस कारण यहां प्लस क्यू एल है। रिएक्टिव पावर क्यू सी, क्यू इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें लीडिंग है ना तो माइनस क्यू रहेगा। QC by P। ठीक है, तीनों केसेस में यही होगा पावर फैक्टर। कॉस फाई इज नथिंग बट पावर फैक्टर बेस बाय हाइपोटेनियस, तीनों ट्रायंगल में वही होगा, आर बाय जेड, पी बाई एस, वी आर बाई वी, ठीक है ना। ये होगा आपका कंप्लीट सीरीज। आया समझ? आरएल में क्या देखें हम, पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, पावर फैक्टर करंट का फेजर बताता है विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। पावर फैक्टर आपका करंट का फेजर, फाई क्या होता है, फाई एक्चुअली पावर फैक्टर इज कॉज ऑफ फाई। व्हाट इज फाई? फाई जो रहता है वो करंट का फेजर कंडीशन स्टेटस बताता है, करंट कितना वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आगे है कि पीछे है। अगर पीछे रहा तो माइनस फाई यानी लैगिंग है, आरएल सर्किट इंडक्टिव सर्किट में होता है। अगर आगे रहा किसके कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में अगर आई आगे रहा, कितना आगे रहेगा, 5 डिग्रीज, तो प्लस 5 लीडिंग नेचर कैपेसिटिव। क्लियर है? तो ये आपका टोटल आरएलसी सीरीज, आरएल आरसी आरएलसी सीरीज। सेम आप बनाओगे किसके लिए, पैरेलल के लिए भी, आरएल आरसी आरएलसी पैरेलल सर्किट। उसमें क्या करोगे, ये आपके घर के लिए छोड़ा हूं। I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, ठीक है वहां आई एल लिखोगे, पैरेलल है ना, पैरेलल रहेगा ना। एक ठोक ऐसी सैंपल बताता हूं आपको, आरएल का बस बता रहा हूं। ये मेन आई है ना, आई एम साइन
ओमेगा टी, या वी एम साइन ओमेगा टी कर लो, वहां से आई निकल रहा है, आई आर और आई एल। ठीक है, ये है, क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू मेन आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल। इसी क्या लिख सकते हो, आई आर एट एंगल 0 प्लस आई एल एट एंगल, आई लिख रहे हो, आई का स्टेटस लिख रहे हो तो -90 रहेगा ना। यहां V का स्टेटस लिख रहे थे आप, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे था ना। यहां किसका स्टेटस लिख रहे हो, करंट का, तो -90 होगा। आई बात समझ में, आई, इसको क्या लिखोगे, ठीक है, वी आर एंगल 0 बाई आर प्लस वी एल ओमेगा एल एक्स एल। ठीक है, ठीक है, यहाँ माइनस जे आ जाएगा, या एक्सएल 90 डिग्री लिख दोगे यहाँ पर, माइनस जे। ठीक है, वी कट गया, सॉरी वी है, वी एल नहीं रहेगा, तीनों में वी रहेगा ना, पैरेलल है। वी कट गया, क्या बचा, 1/z 1/r, ठीक है, प्लस 1/j एक्सएल। जे को नीचे ले लोगे, ऐसे लिख लो, ठीक है, प्लस जे एक्सएल। जेड 1/z क्या होता है, वाई, इम्पीडेंस का 1/एडमिटेंस, आर 1/r इज जी कंडक्टेंस, 1/z इज y, 1/r इज g, 1/x इज ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी याद रखना, क्लियर है। इसको ना अपने वाइट पार्ट में ऊपर में लिखना, ठीक है। बी होता है, एक्सएल रहेगा तो BL, 1/x इज BC। आई बात समझ में। और एक और याद रखना, सुनो इधर, जे एक्सएल होता है ना, और माइनस जे एक्सी होता है ना, तो 1/, में उल्टा होगा, -j BL प्लस j BC, 1/j हो रहा है ना, तो पलट जाता है। आई क्लियर। तो इसको क्या लिखो, y g, 1/j को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, -j, 1/xl इज BL, है ना। तो क्या हुआ, वही हुआ कि नहीं, JXL क्या हुआ, -GBL। क्लियर है, याद रखना है ये आपका रिश्ता निकला। ऐसे ही बन जाएगा बाकियों के लिए भी, RC और RLC के लिए, पैरेलल के लिए। ये लिख लो बेटा, ये काम का चीज है। नाम भी लिखना उसका, एडमिटेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है। ससेप्टेंस बोलते हैं एक्चुअली। ये 1/JXL इज -JBL, 1/-JX इज JBC। ठीक है, J को मैं खाली ऊपर ले जा रहा हूं, J को ऊपर ले जाऊंगा तो -J + J हो जाएगा, और +J -J हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली 1/x इज B, 1/z इज Y, 1/r इज G, 1/x इज B। क्लियर है, बना लोगे पैरेलल के लिए? yes, कल बना के पूरा जैसा पैटर्न में लिखाए हो वैसे ही पूरा ट्रायंगल वैंगल बना के लाओगे। ठीक है, तो
देखो बना तो मैं भी दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्लियर होगा ये चीज और, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आरएलसी का फेजर नहीं बनाया हूं, आरएल और आरसी का बनाया हूं। आरएलसी सीरीज का फेजर कैसे बनेगा, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? मिटा दूं इसको? आरएलसी का बता रहा हूं ना, ये आपका आई, ये वी आर, आरएलसी सीरीज ना, तो करंट तो सेम रहेगा, उसी के फेज में वी आर रहेगा। अब अपन हमेशा आरएलसी सीरीज में क्या माने हैं, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी माने, इसी वजह से एक्सएल माइनस एक्ससी उपयोग हो रहा है, वीएल माइनस वीसी उपयोग हो रहा है। अगर एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, एक्ससी माइनस एक्सएल होगा और वीसी माइनस वीएल होगा, अपन ये मानते हैं, ठीक है। इधर कौन रहेगा और इधर कौन रहेगा, अगर ये करंट है तो वीएल वीसी किधर रहेगा, वीएल किधर रहेगा, वीएल वीएल यहां रहेगा, वीसी नीचे रहेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। और VL माइनस VC कहां रहेगा, होगा VL माइनस VC, तो थोड़ा नीचे हो जाएगा ना। अब बना लो, V क्या हुआ आपका, V इज नथिंग बट VR, है ना। V अपन क्या पढ़े, V इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC। V मिल गया मेरे को, और मेन वोल्टेज और ये मेन वोल्टेज और ये मेन करंट है, इसी के बीच के एंगल को क्या बोलोगे, जो यहां पर मैं थीटा भी यूज किया हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan फाई क्या होगा, वही ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल बन गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, VL माइनस VC, बेस क्या है VR, वही तो लिख पाया हूं ना, ठीक है। VL माइनस VC बाई VR है, R लिख दो, ठीक है। क्लियर है, ऐसा बनेगा, ठीक है। फेजर हमेशा मेन वोल्टेज मेन करंट के बीच का एंगल को फाई बोलते हैं। इसको घर में जाके और समझना खुद से, ठीक है। ये वाला क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल, ये इंपीडेंस ट्रायंगल, दिस इज पावर ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, ठीक है। इन तीनों कंडीशन के लिए RL, RC और RLC तीनों के लिए जो एवरेज पावर आएगा वो क्या आएगा, VI cos फाई, VI cos फाई, ठीक है। वो जीरो था किसके लिए, प्योर के लिए, प्योर L प्योर C के लिए। कॉम्बिनेशन के लिए जीरो नहीं बोला हूँ मैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए देखो, दिमाग मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। PT इज इक्वल टू VT IT, कॉम्बिनेशन ये तीनों के लिए ना, PT इज इक्वल टू VT इंटू IT,
वी टी इज वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम इज आई टी इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा या फाई, ठीक है। अब वो 90 नहीं रहेगा क्योंकि आर एल सी है, प्योर एल और सी रहता था करके ओमेगा टी प्लस माइनस 90 होता था। अब कुछ ना कुछ रहेगा अदर देन 90 होगा ना, ठीक है। तो इनका जब प्रोडक्ट करोगे ना तो वी आई कॉस फाई आएगा। एवरेज पावर इज वी आई कॉस फाई, वेयर कॉस फाई इज पावर फैक्टर। आई बात समझ में? चलो इसके नीचे लिखवा देता हूँ, ये लिख लिए, इसके नीचे पावर एक्सप्रेशन लिखना, ये लिख लिया ना, मिटा दूँ? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख लेना ना, कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। देखो पावर एक्सप्रेशन फॉर आर एल आर एल सी सीरीज सर्किट, या सीरीज की जरूरत नहीं है, सबके लिए वही है, प्योर बस नहीं है। पावर एक्सप्रेशन पी टी इज इक्वल टू वी टी आई टी वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या थीटा भी लिख लो, ये रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे करोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको 2 अंदर ले लेना है ना, नीचे वी एम बाई आई एम रूट टू, ठीक है, 2 ऊपर चल देगा। तो कुल मिला के उसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे ना तो कॉस फाई आएगा, ठीक है। कैसे करोगे, ऐसे नहीं होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई जीरोस 2 पाई पी टी डी ओमेगा टी करोगे ना, जब इसको डालोगे ना तो ये फाइनली ये आएगा आपका वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्लियर है? एवरेज पावर क्लियर है, ये आएगा, लिख लो उसको, ठीक है। इतना ये किसके लिए है, किसके लिए है ये फॉर्मूला वैलिड? प्योर एल, प्योर आर एल आर सी, इनके लिए है, ठीक है। प्योर आर में क्या रहता है, कॉस फाई इज 1, तो लिखवाया था ना प्योर आर में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो इन 4 के लिए वैलिड है, ठीक है। जबकि फॉर प्योर एल and pure C, for pure L and pure C circuit, P average is क्या होता है, P average 0, लिख लेना इसको, ठीक है। लिखो पॉइंट, हाँ उसी में पावर फैक्टर लिख देना, नीचे में लिख दो कॉस फाई। कॉस फाई क्या क्या होता है, लिखवाया था ना वो ऊपर में, कॉस फाई इज पावर फैक्टर, क्या क्या रेशियो रहता है, आर बाई जेड इज इक्वल टू, और क्या था लिखवाया हो ना, नहीं लिखे हो क्या उसको, हाँ
और हाँ वाई, ठीक है, ये होता है। लिखो पॉइंट। While delivering power factor for any while defining power factor for any circuit, voltage phasor is taken as a reference. Voltage phasor is taken as a reference. नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर एंगल यानी क्या, फाई। पावर फैक्टर एंगल इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ करंट फेजर। पावर फैक्टर एंगल इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ करंट फेजर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। ठीक है, कैपिटल पी का नाम लिखना, पी, कैपिटल पी इज एक्टिव पावर और ट्रू पावर और रियल पावर, एवरेज पावर, इफेक्टिव पावर। ठीक है, एस क्या है, एस इज अपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। क्यू क्या है, रिएक्टिव पावर, अनरियल पावर। सबका यूनिट मालूम है, वॉट, VAR और VA, है ना, KVA किलोवाट, KVAR। QL को बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, QC को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, याद रखना, S इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर बोलता है ना, VI कॉन्जुगेट बोलते हैं, VI कॉन्जुगेट। I का जो एंगल रहेगा उसको उल्टा कर देना, कॉन्जुगेट। जब कॉम्प्लेक्स पावर की बात करते हैं तो VI कॉन्जुगेट बोला जाता है। मान लो I है तुम्हारा 2 एम्पियर 30 डिग्री, तो ये I है, तो I कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर -30 डिग्री। आई बात समझ है? तो एस कॉम्प्लेक्स पावर इज ऑलवेज VI कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं अपन। आप पैरेलल सर्किट के लिए कल बना के आओगे। यहां से नॉन गेट एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बेसिक टॉपिक है, बेसिक AC सर्किट है। ठीक है, अपन RMS पढ़े कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेजर, बेसिक फेजर समझ लिए कैसे क्या होता है। ठीक है, ये जब अपन 3 फेज पढ़ेंगे तो काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है वो। जो याद रखना, डबल फ्रीक्वेंसी होता है RLC तीनों में, प्योर में। ठीक है, पावर हमेशा क्या होता है, डबल फ्रीक्वेंसी होता है, पूछता है डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। अगर वोल्टेज करंट का फ्रीक्वेंसी इतना है तो पावर का क्या होगा, एवरेज पावर का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। हमेशा याद रखना, डबल होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पावर का फ्रीक्वेंसी डबल होता है। क्लियर है इतना? एवरेज पावर फॉर प्योर L एंड प्योर C इज 0, क्योंकि हाफ साइकिल में वो स्टोर करता है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो नेट पावर कंजप्शन इज 0। पावर कंजप्शन बाय प्योर L और प्योर C इज 0। ठीक है, ये करते हैं पावर कंजप्शन। ठीक है, क्वेश्चंस भी बनाएंगे अपन, कल लेंगे आपका क्लास आकाश सर। ठीक है।